अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपको आता है। ये बेसिकली इसके ज़्यादा मुझे नहीं ख्याल आपको बार बार पढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारे आपने देख लेना है, इसकी रेशोज अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। प्यूरीन्स पायरेबडीन्स की ये सारा आपके सिलेबस में शामिल है। और यहाँ पर BDNA और ZDNA का डिफरेंस दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आ जाता होता है, तो ये आप इसके डिफरेंसेस निकाल लें, MCQs में पूछा जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लिक एसिड का, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है सारा ये बताया इन्होंने। रेप्लिकेशन आपको पता है, इसके 3 मॉडल्स हैं हमारे पास। सेमी कंजर्वेटिव जो सबसे बेस्ट जो है रेप्लिकेशन का मॉडल है। इसके बाद नेक्स्ट थीटा मोड, सिग्मा मोड, ये सारे अपने मैकेनिज्म्स देखने हैं। बैक्टीरिया में किस किस तरीके से रेप्लिकेशन होती है। लीनियर मोड है, तो जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो लीनियर मोड पढ़ते हैं जिसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। और इसमें लीडिंग और लैगिंग स्टैंड आपको पता है। इसके बाद ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताया हुआ है कि रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनती है, इसको सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये ट्रांसक्रिप्शन होगी इसके अंदर। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, ये सारी आपको आती है। इसमें कोड्स दिए हुए हैं सारे, जो जेनेटिक कोड है वो बताया है। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस इन्होंने बताया, ट्रांसफर RNA और किस तरह प्रोसीजर RNA से प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन का कंप्लीट प्रोसेस। तो ये यहाँ तक एंड पे चैप्टर आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये क्योंकि आप कर सकते हैं इस पे, इसके लिए लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। देन हम नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, वो स्टार्ट करेंगे। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है और ये पेज नंबर 163 पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपने बाकी इंफॉर्मेशन एंजाइम्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में रेगुलेशन ऑफ एंजाइम है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। और हमारे पास तमाम एंजाइम्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं ताकि वो मिलजुल कर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करें, मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करें। तो अब देखिए, हमारे पास बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है और उसने समटाइम्स कुछ रिएक्शंस को स्टॉप करना होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना होता है, तो उसके एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे पास हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो कंट्रोल करने के लिए सुपरा सेलुलर कंट्रोल मौजूद है, जो कि एंजाइम्स से भी अबव लेवल पर कंट्रोल है, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पर टिश्यूज तक न्यूरॉन्स का सप्लाई होता है। इसके अलावा हार्मोन्स भी कंट्रोल करती हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ को। लेकिन यहाँ पर चूँकि बैक्टीरिया में न्यूरल कंट्रोल नहीं है, हार्मोनल कंट्रोल ऐसा सच नहीं है, तो इसमें एंजाइम्स को हम इस्तेमाल करेंगे। और एंजाइम्स के लिए को कंट्रोल करने के लिए सेलुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं ताकि एंजाइम एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स। तो सेल के अंदर एंजाइम्स को रेगुलेट करने के लिए 2 मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। ठीक है, पहला मैकेनिज्म ये है कि एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी अगर कम करनी है तो हम उसकी एक्टिविटी को कम कर दें, और जब एंजाइम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है एंजाइम की सिंथेसिस, यानी कि जब एंजाइम की ज़रूरत नहीं है तो एंजाइम की सिंथेसिस रोक दी जाए, और जब एंजाइम की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसकी सिंथेसिस को इन्हेंस कर दिया जाए। लेकिन कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों मैकेनिज्म्स में कॉमन हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि दोनों मैकेनिज्म्स के अंदर हम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स जो होते हैं, छोटे छोटे वर्गस कंपाउंड होते हैं, वो या तो सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं या उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल के अंदर बनते हैं, या जिस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है उस एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों मैकेनिज्म्स के अंदर खास किस्म की कंट्रोल प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ऐसी कंट्रोल प्रोटीन को हम मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिक चेंज कह सकते हैं। ठीक है ना। अब ये किस तरह होता है कि ये स्मॉल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ छोटे छोटे इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं
एंजाइम की एक्टिविटी और सिंथेसिस को, ठीक है। और इन इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को हम कंट्रोल प्रोटीन्स जो होती हैं हमारे पास, कंट्रोल प्रोटीन्स जो होती हैं उन्हें इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कंट्रोल प्रोटीन्स जो है उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की कंट्रोल प्रोटीन्स है, एक है हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स और दूसरी है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स को और उसमें हम देखेंगे कि इफेक्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो एलोस्टेरिक एंजाइम को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम के अंदर ये इसकी ये एक्टिव साइट है, जिसके ऊपर एक्टिव साइट जिसे कह लें या कैटालिटिक साइट कह लें, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन एक और साइट है एंजाइम में जो कि एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट नहीं है, ठीक है। इट इज अ साइट अदर देन द कैटालिटिक साइट और इसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। एलो का मतलब भी अदर साइट होता है, ठीक है। इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड अटैच होता है जिसको हम इफेक्टर कहते हैं। और इफेक्टर जो होगा ये पॉजिटिव इफेक्टर भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्टर भी हो सकता है। अगर इन केस एक पॉजिटिव इफेक्टर लगता है तो फिर वो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करेगा, और अगर एक नेगेटिव इफेक्टर आके इसके साथ अटैच होता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। इफेक्टर को मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स आम एंजाइम्स की निस्बत ज़्यादा लार्ज होते हैं और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इनके पास बाइंडिंग साइड एक से ज़्यादा है और समटाइम्स एलोस्टेरिक साइड भी एक से ज़्यादा होती है। ये यहाँ पर आपको एक एलोस्टेरिक साइड नज़र आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी एलोस्टेरिक साइड्स हो सकती हैं एक एलोस्टेरिक एंजाइम में। दूसरे हमारे पास प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व हैं कंट्रोल करने के लिए एंजाइम को, उसमें है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और रेगुलेटरी प्रोटीन्स की कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि ये एंजाइम्स को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये एंजाइम की सिंथेसिस को कंट्रोल करती हैं। ये किस तरीके से कंट्रोल करती हैं ये आपको इस पिक्चर से पता चलेगा कि यहाँ पर ये आपको एक प्रोटीन लगी हुई नजर आ रही है, ये पर्पल कलर की, ठीक है। ये प्रोटीन जो है ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन डीएनए के साथ या जीन के साथ अटैच होती हैं जाके, और जीन के साथ ये एक स्पेसिफिक साइट पर अटैच होती हैं। उस स्पेसिफिक साइट का नाम है ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर के साथ जाके ये अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये जब इसके साथ अटैच हो जाएंगी तो ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को या तो एनहेंस करेंगी या फिर उसको रोक देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और यहाँ पर जब ये इसके साथ अटैच हो तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और यहाँ पर जब इसके साथ अटैच हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी इसे कहेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव रेगुलेशन हो रही है तो इसको हम एक्टिवेटर के तौर पे का नाम देंगे इस रेगुलेटरी प्रोटीन को, और जब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाती तो इसको हम रिप्रेसर का नाम देते हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑपरेटर के साथ बाइंडिंग है इसको भी स्मॉल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास अगर कोई छोटा सा स्मॉल इफेक्टर मॉलिक्यूल इसके साथ जब आके अटैच हो जाएगा तो समटाइम्स क्या होता है उसकी अटैचमेंट की वजह से ये इस ऑपरेटर से उतर जाती है, और कुछ ऐसे इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जब इसके साथ अटैच होंगे ना तो फिर ये दोबारा से ऑपरेटर के साथ अटैच हो जाती है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में लैकोप्रॉन में स्टडी कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को, ठीक है। अब वो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है। तो इसमें अगर हमने ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करना है तो उसको या उसको स्पीड अप करना है या उसको कम करना है, ये डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड कितना चाहिए, ठीक है। अगर इनकेस पायरुविक एसिड बहुत ज़्यादा चाहिए तो फिर हम उसको स्पीड अप करेंगे, या एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम उसको स्पीड अप करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, पायरुविक एसिड अवेलेबल है, तो हम उसको इनहिबिट करेंगे। तो इस तरह का जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है उसमें हम उसको कंट्रोल किस तरह करते हैं कि हम एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं। एंजाइम के सिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करते, हम उसमें एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह और भी रिएक्शन हैं, जैसे कि हमारे पास जो बायोसिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें हम प्रिकर्सर सब्सटेंसेस यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स को
बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको जोड़ के हम जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस तरह के रिएक्शंस या फिर हमारे पास ऐसे रिड्यूस्ड कंपाउंड्स जो कि इस्तेमाल होते हैं इन बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस। तो ये जो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस होते हैं, इन दोनों में हम एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब एंजाइम की एक्टिविटी को, जैसे अब हम ग्लाइकोलाइसिस को ले लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास कितने ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं हर डिफरेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो क्या हम हर एक ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम को कंट्रोल करेंगे? नहीं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम को कंट्रोल करना होता है। वो एक एंजाइम जब कंट्रोल हो जाता है तो अगले रिएक्शंस ऑटोमेटिकली नहीं होते और इससे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सेट हो जाता है। अब जिस एक एंजाइम को कंट्रोल किया जाएगा उसको कंट्रोल इफेक्टर मॉलिक्यूल के जरिए से ही किया जाएगा और वो एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक एलोस्टेरिक एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा इफेक्टर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स या तो बायोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं या फिर वो हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम इफेक्टर मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि वो कौन कौन से इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं। मुख्तलिफ तरह के इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किस तरह डिफरेंट इफेक्टर मॉलिक्यूल्स एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। पहला हमारे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल है एनर्जी लिंक कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो एडिनाइलेट्स हैं, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें ये एडेनिन है इस्तेमाल हुआ है इसमें, इसलिए इसको एडिनाइलेट कहा गया। तो इसमें एडिनाइलेट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि ATP या फिर ADP या AMP। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बायोसिंथेटिक रिएक्शन है और उसके अंदर ATP की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर ATP की जो हाई प्रोडक्शन है यही क्योंकि अब मज़ीद ATP की ज़रूरत नहीं है तो फिर उस रिएक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है और यही जो ATP है ना, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है और एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। या फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि एनर्जी जो बायोसिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, तो जब एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है तो जो ATP है वो टूटता है और ADP और AMP बनते हैं। तो जो एनर्जी इस्तेमाल होती जाएगी ज़्यादा ADP AMP बनते जाएंगे और इसमें है ADP और AMP जब ज़्यादा बन जाएंगे तो यही जो है वो उस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि जिसमें ATP जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर तो वही ATP इनहिबिट करेगी। यानी कि ये किस तरह होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, जब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती तो फिर वही ATP इनहिबिट कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हाई लेवल ऑफ ATP में एक्टिवेट हो जाते हैं या स्टिमुलेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो ATP और ADP की रेशो पे डिपेंड करते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक रेशो ऑब्टेन हो जाएगी तो फिर या तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं या वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो एनर्जी लिंक कंट्रोल है, यानी कि एक ऐसा कंट्रोल जो कि ATP AMP एडिनाइलेट्स वगैरह से कंट्रोल हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है जब उन रिएक्शंस में जब जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या उन रिएक्शंस में जहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसको हम इस पिक्चर से भी देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है, इसमें बताया कि यहाँ पर ये पहला सबस्ट्रेट है, यानी कि ये स्टार्टिंग सब्सटेंस है और बाद में Z जो है ये एंड प्रोडक्ट है। सपोज कर ले दिस इज अ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है ये। तो इसमें ये सबसे पहले अगर हमारे पास ग्लूकोज और लास्ट में हमारे पास पायरुवेट है तो इसको यहाँ तक लेके जाने में दरमियान में भी कितने रिएक्शंस इन्वॉल्व थे जो कि इंटरमीडिएट थे। तो जो एनर्जी लिंक कंट्रोल होता है वो किस तरह कंट्रोल होता है कि अगर हमारे पास ATP कम है, अभी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ATP की मिकदार कम है, तो वो इस रिएक्शन को, यानी कि A से जो B कंपाउंड बनता है, यानी कि जो पहला कंपाउंड बनता है, इसमें जो एंजाइम यहाँ यूज़ होता है, उस एंजाइम को ATP की जो कमी है वो उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन और इसके अंदर में ATP बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, तो अब वही ATP इस पहले एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ATP एक इफेक्टर मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहा है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है।
इसमें आप ये भी देखें कि यहाँ पर आपने हर एक रिएक्शन के एंजाइम को कंट्रोल नहीं किया, ना तो बी से सी जब है ना जिसमें यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व हुआ था उसको भी नहीं कंट्रोल किया गया, इधर के एंजाइम को भी कंट्रोल नहीं किया गया, यहाँ के भी नहीं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट एंजाइम को इसने कंट्रोल कर लिया, जिससे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फीडबैक इनहिबिशन, और ये भी एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करने का ही तरीका है। इसमें हमारे पास यहाँ पर आप इसी पिक्चर से देखें कि इसमें हमारे पास जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो इनहिबिटर के तौर पर काम करेगा। ठीक है, जब इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा कि जो पहला रिएक्शन था उसके एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं दरमियान में, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें दरमियान में अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन फिर इस तरीके से नहीं होती और स्टार्ट का ही रिएक्शन इनहिबिट कर दिया जाता है। अब हमारे पास एग्जांपल है ग्लूटामीन सिंथेटेज। ठीक है, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो है ग्लूटामीन सिंथेटेज है, और इस ग्लूटामीन सिंथेटेज की अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है सपोज करें तो फिर यही इनहिबिट कर देगा जो अपनी प्रोडक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इज इन्फ्लुएंस बाय फीडबैक इनहिबिशन फ्रॉम 9 डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ना सिर्फ ग्लूटामीन सिंथेटेज जो है इनहिबिट करेगा पहले एंजाइम को, बल्कि जो इसके इंटरमीडिएट्स होंगे ना वो भी उस पहले एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, यानी कि वो भी फीडबैक इनहिबिशन के तौर पे काम करेंगे। एक इसमें एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी होगी, एंड प्रोडक्ट ग्लूटामीन सिंथेटेज भी पहले एंजाइम को कंट्रोल करेगा, और जो इंटरमीडिएट्स है ना इसमें अमूमन 9 इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि इस फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। लास्ट में है हमारे पास प्रिकर्सर एक्टिवेशन, और प्रिकर्सर एक्टिवेशन ये किस तरीके से होती है। प्रिकर्सर हमारे पास ये जो स्टार्ट वाला सबस्ट्रेट है इसको कहा गया है, ये प्रिकर्सर है और इसी से सारा रिएक्शन चलना है। ठीक है, जब हमारे पास प्रिकर्सर की मिकदार बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो ये अपने इस्तेमाल को एक्टिवेट कर देगा, खुद एक फैक्टर के तौर पे काम करेगा और ये प्रिकर्सर एक्टिवेशन प्रोड्यूस करेगा। ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये या तो अपने पहले एंजाइम को या तो अपने लास्ट एंजाइम को एक्टिव कर देगा, या फिर लास्ट से पहले वाले एंजाइम को जो है एक्टिवेट कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। इसको कहते हैं प्रिकर्सर एक्टिवेशन। तो स्टूडेंट्स, हमें ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं ये किस तरीके से पता चले कि हमने किसी एक एंजाइम को ख़त्म कर दिया, उसको डैमेज कर दिया, म्यूटेशन क्रिएट की इन बैक्टीरिया में, जिससे क्या हुआ कि कोई एक एंजाइम डैमेज हो गया, या हमने क्या किया कि एक एंजाइम बाहर निकाल लिया और फिर हमने उसके इफेक्ट को देखा कि उससे क्या इफेक्ट होता है, और इस तरह हमने इन स्टडीज से ये नतीजा निकाला है कि ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इस तरीके से रन करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।